वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेडी चौचरी द्वारा लिखा गया वन एक्ट प्ले द राइजिंग ऑफ द मून का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थोड़ा सा हम लोग लेडी चौचरी के बारे में जान लें। लेडी चौचरी was an Irish dramatist, folklorist and theatre manager with William Butler Yeats and Edward Martin। तो वो एक आयरिश ड्रामाटिस्ट हैं, फोकलोरिस्ट भी हैं और थिएटर मैनेजर हैं विलियम बटलर यीस्ट और एडवर्ड मार्टिन के साथ। उन शीफ को फाउंडेड द आयरिश लिटरेरी थिएटर एंड द एबे थिएटर। इन दोनों की सहायता के साथ उन्होंने आयरिश लिटरेरी थिएटर और एबे थिएटर का निर्माण किया था। एंड रोट न्यूमरस शॉर्ट वर्क्स फॉर बोथ कंपनीज, और दोनों के लिए उसने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और वन एक्ट प्लेज लिखे। लेडी चौचरी produced a number of books of retelling of stories taken from Irish mythology। उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो इरिश इतिहास को, इरिश माइथोलॉजी को डिपिक्ट करती हैं। Born into a class that identified closely with the British rule, she turned against it। बेसिकली उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिनका जो संबंध था वो ब्रिटिश रूल के साथ था, बट इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश रूल के साथ नहीं जोड़ा बल्कि उसके विरुद्ध जोड़ा। हर कन्वर्सेशन टू कल्चरल नेशनलिज्म conversion to cultural nationalism as evidenced by her writing was emblematic of many of the political struggle to occur in Ireland during her lifetime। किस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर के अंदर राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त किया है, वो इस चीज़ का प्रतीक है कि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल संघर्ष देखे थे जो कि आयरलैंड की आज़ादी के लिए किए गए थे। लेडी चौचरी इज़ मेनली रिमेंबर्ड फॉर हर वर्क बिहाइंड द इरिश लिटरेरी रिवाइवल। उनको बेसिकली इरिश लिटरेरी रिवाइवल के लिए भी याद किया जाता है। हर होम एट कूल पार्क इन कंट्री गैलवे सर्व्ड एज एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्लेस फॉर लीडिंग रिवाइवल फिगर्स। और उनका जो घर था कूल पार्क इन काउटी गेलवे, वो एक अहम जगह थी जहाँ पर अक्सर जितने भी लोग इरिश लिटरेरी रिवाइवल के साथ जुड़े थे वो अक्सर वो सारी हस्तियाँ उसके घर पे आके मिलती थी। एंड हर अर्ली वर्क एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द एबे वाज एट लीस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज हर क्रिएटिव राइटिंग्स फॉर द थिएटर्स डेवलपमेंट। लेडी जॉर्ज's मोटो वॉज टेकन फ्रॉम अरिस्टोटल। अक्सर वो अरिस्टोटल का मोटो को, अरिस्टोटल की पाथ को फॉलो करती हुई हमें दिखाई देती हैं। दैट इज़ टू थिंक लाइक अ वाइज मैन बट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ लाइक द कॉमन मैन। कि सोचना समझना हम लोगों को एक समझदार इंसान के तरीके से चाहिए, बट जो भी हम लोगों ने व्यक्त करना है वो एक साधारण लोगों के तरीके से चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली रहना साधारण लोगों के साथ ही रहना होता है। इसीलिए हम लोग इस प्ले में भी देखेंगे कि वो जो कर रही हैं वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है कि वो सिंपली सोच एक बड़े लेवल पे रही हैं और जो एक्सप्रेस कर रही हैं वो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कर रही हैं। Now let's move on to our main topic, that is Lady Chaucer's The Rising of the Moon। Question: describe the character sketch of the Ragged Man with comparison to the Sergeant। तो जैसे कि हम लोगों ने इस प्ले की समरी को पढ़ा है और उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो मेन कैरेक्टर हैं हमारे। एक है रैग्ड मैन जो कि जेल से भागा हुआ क्रांतिकारी है, और दूसरा है सार्जेंट। तो हम लोग देख सकते हैं कि दो मेन कैरेक्टर्स हैं, रैग्ड मैन एंड दी सार्जेंट, और इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हम लोगों ने इन दोनों कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ तुलनात्मक तौर पे कंपेयर करना है। रैग्ड मैन जहाँ पे देश के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार है, तो वहीं पे जो सार्जेंट है वो अपनी
ऑफिशियल ड्यूटी के प्रति ईमानदार है। दोनों की निष्ठा अपनी अपनी जगह पर सही है, बट यहाँ पे जिस निष्ठा की बात कर रहे हैं, उस निष्ठा के लिए, जिस चीज़ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए राइटर बात कर रही है, उस चीज़ के लिए जो सार्जेंट को अगर अपनी ड्यूटी की कुर्बानी देनी भी पड़ जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अवर मेन क्वेश्चन, मेन टॉपिक। द प्रेजेंट ड्रामा द राइजिंग ऑफ द मून हैज़ बीन रिटन बाय लेडी जॉर्जरी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये प्ले, जैसे हम लोगों ने पहले देखा, ये वन एक्ट प्ले जो है वो लेडी जॉर्जरी द्वारा लिखा गया है। हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द राइजिंग ऑफ द मून, स्प्रेडिंग द न्यूज़, द गोल गेट। ये उनके कुछ बहुत ही अहम काम हैं। In this drama, she has presented the rising of the freedom movement in Ireland. इस ड्रामा में उन्होंने आयरलैंड के अंदर देशभक्ति की जो भावना थी, क्रांति की जो भावना थी, उसकी जागृत होने को प्रेजेंट किया है। उन्होंने प्रेजेंट किया है कि किस तरीके राइजिंग ऑफ द मून यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है क्रांति की भावना का जागृत होना, और राइजिंग ऑफ द मून यहाँ पे ये भी डिपिक्ट करता है कि एक ऐसे आयरलैंड की कल्पना करना जहाँ पे कभी भी अंग्रेज़ों का राज नहीं होगा और एक इंडिपेंडेंट आयरलैंड बन जाएगा। शी हैज़ प्रेजेंटेड ए सिचुएशन व्हेन ए लॉ अबाइडिंग पुलिस ऑफिसर हेल्प्स अ रन अवे पैट्रियट टू सेल्फ अवे फ्रॉम द पुलिस, लुकिंग आउट फॉर हिम बाय रिस्किंग हिज जॉब एंड डिनाइंग अ रिवॉर्ड। तो यहाँ पे वो एक ऐसी सिचुएशन को व्यक्त कर रहा है जहाँ पे एक अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार, निष्ठावान पुलिस ऑफिसर एक जेल से भागे हुए क्रांतिकारी को भागने में मदद करता है, और इस दौरान उसको भागने में मदद करते हुए वो अपनी नौकरी को भी खतरे में डालता है, अपने आप को और अपनी फैमिली को भी खतरे में डालता है, और उसके साथ साथ जो उस क्रांतिकारी के ऊपर इनाम रखा था, उस इनाम को भी वो खो देता है। और कौन सी ऐसी चीज़ है, अब यही चीज़ मेन है कि एक तरफ तो उसे कहा जा रहा है लॉ अबाइडिंग ऑफिसर कि अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत निष्ठावान, बहुत रिस्पॉन्सिबल, फिर वो ऐसा क्यों कर देता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे अपनी ड्यूटी को छोड़ने के लिए भी मजबूर कर देती है? तो वो हम लोग आने वाले हिस्से में देखते हैं। इन दिस ड्रामा द राइटर हैज़ नॉट ओनली presented the ragged man as a patriot but also as a very clever man। तो इस ड्रामा में राइटर ने रैग्ड मैन को ना केवल एक देशभक्त के तौर पे पेश किया है, बल्कि एक बहुत ही चालाक शख्स के तौर पे भी पेश किया है, who by using various devices finally gives birth to the feeling of patriotism in the heart of sergeant and makes him help in running away from the police। जो कई तरीके के टोटके, कई तरीके अपनाकर अंत में सार्जेंट के दिल में देशभक्ति की भावना को जगाने में कामयाब हो जाता है, और इसीलिए सार्जेंट उसको वहाँ से भागने में मदद कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वो वाकई में एक क्लेवर मैन था, तभी तो उसे पकड़ने के लिए इतनी जद्दोजहद चल रही थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो भागा हुआ क्रांतिकारी वहाँ की क्रांतिकारी मूवमेंट का एक ऐसा लीडर था जिसके अकॉर्डिंगली ही सारे प्लान बनते थे। The ragged man applied various devices to make Sergeant help him. First of all, he tries to show himself as a poor ballad singer and tries to arouse the feeling of sympathy in the heart of Sergeant। तो वो बहुत सारी टेक्निक्स अपनाता है सार्जेंट को अपने साथ मिलाने के लिए। सबसे पहले वो उसके दिल में हमदर्दी जगाने की कोशिश करता है। वो अपने आप को एक गरीब सिंगर के तौर पे पेश करता है, और वो कहता है कि वो बहुत गरीब है, उसके खाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, और अगर सार्जेंट वहाँ से उसे जाने दे दे तो वो अपने सॉन्ग्स को बेच के, अपनी बैलेट्स को बेच के कुछ पैसे अपने और अपने परिवार के लिए कमा सकेगा। बट व्हेन द सार्जेंट डज नॉट अलाउ हिम टू गो डाउन ही अगेन क्राइज ओवर हिज पॉवर्टी। बट सार्जेंट जब उसे वहाँ से जाने नहीं देता, यानी कि जब सार्जेंट
उसकी पहली तरकीब में नहीं फंसता तो वो फिर से एक कोशिश करता है और फिर से अपनी गरीबी का व्याख्यान करना, गरीब होने के ऊपर अफसोस करना शुरू कर देता है। आई विल गो इट्स द पुअर हैव हार्ड लाइफ। वो कहता है कि गरीबों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, गरीबों का कोई साथ नहीं देता। ये कहकर भी वो ये चाहता था कि शायद ये सुन के ही सार्जेंट उसे वहाँ से जाने की इजाज़त दे दे, बट इसके बावजूद भी सार्जेंट जो है वो अपनी ड्यूटी के प्रति इतना निष्ठावान था। वो कह रहा था कि जब तक वो उस भागे हुए क्रांतिकारी को नहीं पकड़ लेता, आज कोई भी समुद्र की तरफ नहीं जा सकता। After this, the ragged man tries to make the sergeant fear from the runaway patriot. He tells him that he is very clever and dangerous. He kills whoever comes in his way. इसके बाद वो दूसरा तरीका अपनाता है, दूसरी ट्रिक अपनाता है। दूसरे तरीके से वो उसे डराने की कोशिश करता है उस भागे हुए क्रांतिकारी से। वो कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक और चालाक क्रांतिकारी है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। वो यहाँ तक भी कहता है कि जो शख्स जेल तोड़ के भाग सकता है वो यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर उसका सामना कैसे करेगा, तो उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मार देगा। तो ये कह के उसे डराने की कोशिश करता है। यू हैड टू बी अफ्रेड इन अलोन इन दिस प्लेस। वो कहता है कि तुम्हें इस जगह पे अकेला होना जो है डरना चाहिए। देयर इज़न्ट अ वेपन ही डजंट नो द यूज़ ऑफ। क्योंकि उस क्रांतिकारी को कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो उस क्रांतिकारी को चलाना नहीं आता। Moreover, Sergeant is alone here and therefore his life is in danger because the person who can break the jail must be very clever and dangerous. वो सार्जेंट को कहता है दूसरा बड़ा कारण ये है कि वो वहाँ पे अकेला है और इसीलिए उसकी ज़िंदगी भी खतरे में है, क्योंकि जो शख्स जेल तोड़ के भाग सकता है वो इस अकेले शख्स के साथ क्या कर सकता है उसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बट स्टिल सार्जेंट टेल्स दैट इट इज़ हिज ड्यूटी टू स्टे देयर। बट इसके बावजूद भी सार्जेंट कहता है कि वो अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ेगा, यानी कि ना तो उसके अंदर हमदर्दी जागी ना उसके अंदर डर जागा। दोनों ही तरीके उसके फेल हो गए। ये दोनों ही तरीक़ों से वो उसकी ड्यूटी के प्रति निष्ठा को कमज़ोर नहीं कर पाया। सो ही विल नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर एंड विल नॉट लेट एनीवन टू गो टुवर्ड्स द सेल। इसीलिए वो कहता है कि जब तक वो क्रांतिकारी नहीं पकड़ा जाता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा और किसी को समुद्र की तरफ जाने की इजाज़त नहीं देगा। और इस तरीके से द रेग्ड मैन सेकेंड प्लान ऑल्सो फेल्ड। इस तरीके से उसका दूसरा प्लान जो है वो भी फेल हो जाता है। इन द एंड रेग्ड मैन ट्राइज टू राइज द फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म इन सार्जेंट बाय कॉन्टीन्यूसली सिंगिंग बिफोर हिम। अंत में जो रेड मैन जो है उस सोचता है क्यों ना इस सार्जेंट के अंदर देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति प्यार को जगाया जाए और वो उसके सामने देशभक्ति के गाने गाना शुरू कर देता है। He tells that sergeant may be in youth he would be doing the same thing as the runaway patriot is doing। वो सार्जेंट को एहसास दिलाता है कि अगर वो जवानी में होता तो शायद वो भी वही कर रहा होता जो भागा हुआ क्रांतिकारी कर रहा है, यानी वो भी अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा होता उस भागे हुए क्रांतिकारी के जैसे। और सार्जेंट क्या कहता है आगे, द सार्जेंट एग्रीज विद हिम एट दिस पॉइंट। सार्जेंट इस चीज़ के ऊपर हाँ भी व्यक्त करता है। वो कहता है हाँ वो इस चीज़ को मानता है। बट सार्जेंट टेल्स दैट नाउ द कंडीशंस आर डिफरेंट, ही हैज़ ए फैमिली टू लुक आफ्टर। वो कहता है कि पर अब हालात अलग हैं, अब उसे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, इसीलिए अब वो क्रांतिकारी बनने या क्रांतिकारी भावना रखने के बारे में नहीं सोच सकता और ना ही वो उन सो ही कैन नॉट थिंक ऑफ दोज डेज लाइक हिज यूथ। ना ही वो अपने उन जवानी के दिनों को याद करना चाहता है जब उसके अंदर भी देश प्यार देश प्रेम बिल्कुल इसी प्रकार से भरा हुआ था। हियरिंग दिस रेग्ड मैन टेल्स दैट freedom is common to all the people of Ireland and the runaway patriot is fighting for all the people of Ireland। जब वो हाँ में जवाब सुनता है तो रेग्ड मैन समझ जाता है कि ये उसको एक मौका मिल गया। उस सार्जेंट के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं देश प्रेम जीवित है और अगर वो और कोशिश करेगा तो वो उसके अंदर सोया हुआ देश प्रेम और देशभक्ति को जगाने में कामयाब हो जाएगा। तो इसीलिए वो उसे समझाना शुरू कर देता है कि रेग्ड मैन क्रांतिकारी वो जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो उस अकेले की आज़ादी नहीं है, बल्कि वो उस जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो आयरलैंड में रहने वाले हर शख्स के लिए लड़ रहा है।
Saying this, he moves toward the sea and goes away from there with his friend. ये कहते हुए वो समुंदर की तरफ बढ़ता है और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है. Sergeant understood the point that he is the same man for whom he is waiting for. Sergeant यहाँ पे समझ जाता है कि वो वही शख्स है जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहा था. But the feeling of patriotism that has taken birth in him does not allow him to stop the wrecked man. But जिस देशभक्ति की भावना ने अब सार्जेंट के अंदर जन्म ले लिया है, जागृत हो चुकी है, उस भावना ने सार्जेंट को ये अनुमति नहीं दी कि वो उस रेग्ड मैन को रोके, क्योंकि वो समझ गया था कि रेग्ड मैन अपने लिए नहीं लड़ रहा. रेग्ड मैन की भी फैमिली है, वो अपने और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि वो आयरलैंड में रहने वाले हर शख्स और हर परिवार के लिए लड़ रहा है. इसीलिए वो अगर लड़ाई लड़ नहीं सकता तो जैसे भी हो सकता है वो उस लड़ाई में अपना योगदान डाल रहा है. और उसका योगदान ये था कि वो उस क्रांतिकारी को वहाँ से भागने में हेल्प कर रहा था. तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉ अबाइडिंग ऑफिसर था, बट देशभक्ति, अब ड्यूटी की प्रति निष्ठा जो है वो देश की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि किसी विदेशी की तरफ. इसीलिए उसकी ड्यूटी की तरफ जो निष्ठा थी वो उसकी देशभक्ति की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके सामने हार जाती और वो उस भागे हुए क्रांतिकारी की मदद करने पर मजबूर हो जाता है. इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट a wrecked man is a very clever person who makes sergeant to ignore his duty and help him in running from away from there. तो हम लोग देख सकते हैं कि जो रेग्ड मैन है, जो भागा हुआ क्रांतिकारी है, बहुत ही चालाक और ख़तरनाक है. और यही कारण है कि वो चालाक था कि वो सार्जेंट को मजबूर कर देता है अपनी ड्यूटी को इग्नोर करने में. जो उसे पकड़ने के लिए बैठा था उसे ही वो अपना साथी बना लेता है. मोर ओवर, सार्जेंट इज़ अ पर्सन हु स्टिल हैज़ अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म लेफ्ट इन हिम. अभी और दूसरी तरफ सार्जेंट एक ऐसा करेक्टर के तौर पे पेश किया गया है जिसके अंदर अभी भी देशभक्ति और देश के प्रति प्यार जो है वो जीवित है. However, he has joined police force only for his family. बट क्योंकि उसके ऊपर उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अपने देश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए उसने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था. बट इन द एंड, द वे ही रिस्क्स हिज जॉब एंड रिवॉर्ड फॉर हेल्पिंग द पैट्रियट हेल्प हिम अर्न अवर रिस्पेक्ट टुवर्ड हिम. बट अंत में जिस तरीके से वो अपनी नौकरी को, अपने आप को और अपने परिवार को और उस इनाम को उस भागे हुए क्रांतिकारी की मदद करने के लिए खो देता है, वो हम लोगों के दिलों के अंदर सार्जेंट के लिए भी रिस्पेक्ट पैदा करता है. और हम लोगों के महसूस होता है कि वाकई में नेशनलिज्म जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अवर ड्यूटी टूवर्ड्स सम फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंट्री. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. To conclude, thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.